हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हम लोग बहुत ही यूनिक टाइप के पजल्स करने वाले हैं। एक टीम वर्क वाला, एक चेस बोर्ड वाला और एक एरोप्लेन वाला। ओके और थंबनेल में जैसा कि लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम एवर इन यूट्यूब, एंड आई मीन इट, आई रिपीट, फर्स्ट टाइम एवर इन यूट्यूब बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए ये सब पजल्स को लेकर आ रहा है। इस तरह के पजल्स पहले भी बहुत एग्जाम्स में आए हुए हैं, हाई लेवल के पजल्स और हाई लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जीआरई कैट बोल लीजिए आप, ठीक है। बट लुकिंग एट द टफनेस, जो इंक्रीज हो रहा है टफनेस बैंकिंग एग्जाम्स का, आई फील कि इस तरह के पजल्स बैंकिंग एक्सपीरियंस को भी देखने चाहिए, क्योंकि मेंस में खासकर आईबीपीएस पीओ बोल लो या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी बोल लो एंड एसबीआई पीओ, इस तरह के टफ वाले एग्जाम्स के मेंस में इस तरह के पजल्स के आने की संभावना बहुत हाई है। ओके, so with this spirit, let's get started without wasting any further time. So this is the first puzzle in front of you, टीम वर्क वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपना टीम वर्क लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। There are 21 employees working in a division, out of whom 10 are skilled स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉइज SE एंड द रिमेनिंग आर रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉइज। यानी यहाँ पे 21 में से 11 यहाँ पे रेगुलर स्किल्ड हो गए और 10 यहाँ पे ये 10 है तो ये हो गया 11, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स द डिविजन हैज टू कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ, ठीक है। तो टोटल 25 प्रोजेक्ट्स हो गए, आउट ऑफ 25 प्रोजेक्ट्स लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो टोटल 25 प्रोजेक्ट्स है एक डिविजन के पास और हर महीने 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इन 25 में से आउट ऑफ दीज 25 projects, 5 projects are challenging while the remaining ones are standard। तो यहाँ पे 25 में से सबसे पहला बात आपको नोट करना है कि एक डिवीजन को 25 प्रोजेक्ट मिला, हर महीने वो 5 प्रोजेक्ट निपटाएंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। अब इन 25 में से 5 है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स और 20 है जो बाकी रिमेनिंग जो है वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है। ईच ऑफ द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैज टू बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट मंथ्स। यानी आप देख लो हर महीने क्या होगा, हर महीने 5 प्रोजेक्ट होगा और हर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट 5 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है ना, हर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर मंथ में होगा, 5 डिफरेंट मंथ्स में होगा। ओके, यानी एक पर्टिकुलर मंथ में, जैसे मैं मान लो मैं अगर मंथ 1 बोल रहा हूँ, मंथ 1 में 4 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होंगे यानी खत्म किए जाएंगे और एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट खत्म किया जाएगा। तो इस तरह से 4 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हर महीने खत्म किए जाएंगे, तो 4 × 5 हो गया 20 और 5 महीने में, हर एक महीने में एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, तो 25 प्रोजेक्ट टोटल हो गए। एवरी मंथ 5 teams T1, T2, T3, T4, T5 work on each one project each. T1, T2, T3, T4 and T5 are allotted the challenging project in the first, second, third, fourth and fifth month respectively. Got it? Okay, तो जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 5 टीम बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे 5 टीम बनाया गया। तो ये पांचों टीम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि हर महीने 5 प्रोजेक्ट खत्म करना है। तो ये पांचों टीम हर महीने काम करेंगे और सब लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करेंगे। अब उसमें से एक टीम काम करेगी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे। अब वो कौन सी टीम होगी, वो सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि T1 जो है वो फर्स्ट मंथ में ही उसको मिल जाएगा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, तो T2, T3, T4 और T5 फर्स्ट मंथ में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। सेकेंड मंथ में T2 के पास होगा एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और T1, T3, T4, T5 के पास होगा एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट एंड दिस विल गो ऑन। ओके, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इन द फर्स्ट मंथ T1 is one more SE यानी skilled employee than T2. T2 is one more SE than T3. T3 has one more SE than T4. T4 has one more SE than T5. मतलब ये तो फिर consecutive numbers हो गया। Between 2 successive months, the composition of the teams changes as follows। अच्छा, इसको तो बाद में देखेंगे। तो SE क्या होगा, फर्स्ट महीने में हर एक टीम के पास SE कितना होगा। तो अगर हम लोग ऐसे देखें 1 2 3 4 5, अगर ये सीक्वेंस होता है, नहीं ये सीक्वेंस नहीं हो सकता, नहीं तो 10 क्रॉस कर जाएगा। मतलब अगर आप ऐसा समझते हो कि T1 के पास एक SE ज्यादा है T2 से, T2 के पास एक SE ज्यादा है T3 से, T3 के पास एक SE ज्यादा है T4 से और T4 के पास एक SE ज्यादा है T5 से। यानी सबसे कम T5 के पास है। तो मैं अगर T5 के पास 1 मानता हूं तो उससे एक ज्यादा, तो टोटल SE यहाँ पे कितने हो रहे हैं, देखो यहाँ पे SE टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ पे तो 10 क्रॉस ही कर रहे हैं ना नंबर, तो 10 से ज्यादा तो SE है ही नहीं हमारे पास।
यानी ये तो सीक्वेंस नहीं हो सकता, सीक्वेंस कंसेक्यूटिव होगा इतना पता है। तो क्या हम लोग ऐसा ले सकते हैं? चलो हाँ, ये हो सकता है। तो ये होगा T5 के पास, ये T5, ये T4, T3, T2, T1। तो फर्स्ट मंथ में T1 के पास 4 एसई है, T2 के पास 3 है, T3 के पास 2 एसई है, T4 के पास 1 स्किल्ड एम्प्लॉय और T5 के पास 0 स्किल्ड एम्प्लॉय है। ओके, उसके बाद अच्छा ये वाला हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट महीने का जो सीक्वेंस है वो बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट महीने का हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं। तो फर्स्ट महीने T1, T2, T3, T4, T5। तो यहां पे मुझे लिस्टिंग करना है। दो चीजों का मुझे लिस्टिंग करना है, वो दोनों चीजें क्या है? एक है एसई, एक है आरई। तो फर्स्ट महीने में क्या सीक्वेंस है? 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, अब हर टीम में 4 लोग होंगे। फिर अगर ऐसा देखा जा रहा है हर टीम में तो 4 लोग होंगे, है ना? अच्छा, हर टीम में 4 लोग होंगे। अब यहाँ पे तो 21 एम्प्लॉय है, यहाँ पे 21 एम्प्लॉय है। अब ये भी एक चीज देखो, द टीम असाइन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, ये हमने पढ़ा नहीं था। द टीम असाइन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट, हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट। यानी अगर मैं 20 एम्प्लॉयज को 5 टीम में बांटता हूं तो हर टीम के पास 4 एम्प्लॉय होंगे, 4 4 4 4 4। बट जो एक पहला टीम है, जैसे T1 इज डूइंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन फर्स्ट मंथ, T1 के पास एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा होना चाहिए। द टीम असाइन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट। गॉट इट? तो अब देखो, T1 के पास एक एम्प्लॉय ज्यादा होगा तो 5 है, बाकी सबके पास 4 होना चाहिए। तो T2 के पास 3 एसई है तो एक रेगुलर होगा, इसके पास 2 एसई है तो 2 रेगुलर होंगे, इसके पास एक स्किल्ड एम्प्लॉय है तो बाकी 3 रेगुलर होंगे, इसके पास 0 स्किल्ड एम्प्लॉय है तो चारों के 4 रेगुलर होंगे। गॉट इट? ये समझ में आ गया? ओके, तो ये तो फर्स्ट मंथ का कंपोजिशन रहा, ये फर्स्ट मंथ का कंपोजिशन है। अभी देखते हैं कि सेकंड महीने में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। या आप लोगों को वहां से देखने में अगर सही लग रहा है तो वहां से भी देख सकते हो, या यहाँ पे भी देख सकते हो। चलो वहीं से पढ़ते हैं हम लोग। द टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स गेट्स 2 SE from the team which was allotted the challenging project in the previous month. In exchange, 1 RE is shifted from the former team to the later team. ये तो एक मतलब एक कंपोजिशन का रूल है। कंपोजिशन का पहला रूल ये है, यानी फर्स्ट मंथ का तो ये हो गया। सेकेंड मंथ, ठीक है, तो सेकेंड मंथ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, ऐसे मैं लिख देता हूं फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड मंथ का 2 बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 रूल है ना। तो यहाँ पे हो गया T1, इसी को हम लोग एक्सटेंड कर दें क्या? नहीं, चलो अलग से फिर से लिख लेते हैं, कुछ इशू नहीं है। T1, T2, T3, T4, T5। अब सेकेंड मंथ में क्या होगा देखेंगे हम लोग। ये हो गया SC, ये हो गया RE। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? द टीम allotted the challenging project gets 2 SE, gets 2 skilled employees from the team which was allotted the challenging project in the previous month। ठीक है, जिस टीम को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया गया है उसको 2 SE, 2 स्किल्ड एम्प्लॉइज मिलेंगे। किससे? उस टीम से जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पिछले मंथ दिया गया था। ठीक है, इन एक्सचेंज 1 RE इज शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। तो एक्सचेंज के तौर पे एक RE जो है वो शिफ्ट किया जाएगा पिछले वाले टीम से अभी वाले टीम में। ठीक है, चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, अब मतलब हमको करना क्या है कि इसको तो मैं सेम ही रख रहा हूं। अच्छा, इन सबको मैं सेम रख रहा हूं, 1 3 0 4। अब देखो,
फर्स्ट मंथ से पहले तो कोई मंथ नहीं है और T1 से पहले भी कोई टीम नहीं है जिसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया है, तो T1 इज द फर्स्ट टीम जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला है। अब T1 थोड़ी अपने पहले वाले टीम से 2 ऐसी लेगा, T1 को तो जितना ऐसी था वो अलॉटेड है। अब सेकेंड मंथ में क्या है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट T2 के पास है। ठीक है, मैं सर्कल कर देता हूं हाँ ब्लू से, कौन से मंथ में किसके पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। वैसे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से भी पता चल जाएगा, जिस टीम में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 5 है मतलब वही टीम चैलेंजिंग प्रोजेक्ट निपटा रही है। गॉट इट। अब यहां पे देखो क्या बोला है, एक पर्टिकुलर मंथ में जो भी टीम चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करती है, जैसे हमने सेकंड मंथ से शुरू किया यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट मंथ से पहले और कोई मंथ नहीं है तो उसमें क्या ही शुरू करेंगे। तो जैसे ही T2 को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलता है, T2 के पास जितना भी ऐसी पहले था, कितना था, 3 था, 2 और ऐसी उसको उसके प्रीवियस वाले टीम से मिल जाता है, यानी उससे पहले वाला टीम जिसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि T1 से ही मिलना चाहिए, जिसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंटली T1 ने T2 से पहले चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया है, तो और 2 एम्प्लॉइज मिलेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो गए तो यहाँ पे तो 2 हो जाएंगे। ओके, अब इसको कवर अप करने के लिए T2 से एक रेगुलर एम्प्लॉय चला जाएगा T1 में, तो T1 में पहले से एक रेगुलर एम्प्लॉय है तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, और यही कॉम्बिनेशन बनेगा भी। हर टीम में देखो 4 लोग हैं सिर्फ T2 को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ T2 को छोड़ के। गॉट इट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि T2 इज डूइंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ओके, अब इसमें सेकेंड मंथ में क्या होगा, सेकेंड रूल भी यूज होगा तो और थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज होने वाला है। ठीक है, और थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज होने वाला है, T3 T4 T5। ठीक है, मैं पहला ये बस सीक्वेंस समझा रहा हूं, उसके बाद से मैं डायरेक्ट बोलूंगा और करूंगा। ठीक है, एक एक करके मैं सारा रूल्स नहीं समझाऊंगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वी आर डूइंग दिस। ठीक है, ऑलरेडी वी आर डूइंग दिस। ऐसी आ रही। गॉट इट। अब पढ़ते हैं इससे पहले वाला रूल क्या है। आफ्टर द अबव एक्सचेंज, ये वाला एक्सचेंज होने के बाद, इफ T1 हैज एनी SE एंड T5 हैज एनी RE, देन 1 SE is shifted from T1 to T5 and 1 RE is shifted from T5 to T1। ओके, ये करने के बाद अगर T1 के पास कोई SE है और अगर T5 के पास कोई RE है तो एक SE T1 से T5 जाएगा, तो यहाँ पे SE कितना बचेगा, 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, और एक RE जाएगा T5 से T1 में, तो यहाँ पे RE T5 में RE 4 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे RE 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। गॉट इट। ये होने वाला है सीक्वेंस, ओके, बाकी आगे क्या बोला देखते हैं। Also if T2 has any SE and T4 has any RE, then 1 SE is shifted from T2 to T4 and 1 RE is shifted from T4 to T2। ठीक है, तो T2 के पास अगर कोई SE है तो वो एक SE जाएगा T4 के पास, और T4 के पास अगर कोई RE है, एक RE जाएगा T2 के पास। गॉट इट। तो ये वाला चीज हो रहा है, यहां से यहां एक SE और यहां से यहां एक RE, और सेम चीज जो T1 और T5 के बीच में हुआ था। तो यहां पे हो जाएगा 4, तो यहां पे हो जाएगा 2, पहले से 1 था, यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे 0 था तो 1 आ गया तो यहां पे 1, और जो T3 है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ सेकेंड मंथ। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड मंथ में। मतलब आप सिंपल देखो, मैं थोड़ा सा, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे कैसे करना है। ये हो गया सेकेंड मंथ। ठीक है, अब सेकेंड मंथ में क्या होगा, मुझे थर्ड मंथ बनाना है। अब थर्ड मंथ में जल्दी कैसे बनाऊंगा, जिस भी टीम को, अब थर्ड मंथ में T3 विल बी डूइंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, तो T3 को 2 SE मिल जाएगा T2 से, और बदले में एक RE जाएगा T2 में। ठीक है, और उसके बाद T1 और T5 में स्वैपिंग करना है, T2 और T4 में स्वैपिंग करना है। T1 और T5 में क्या स्वैपिंग करोगे आप लोग, T1 और T5 में क्या स्वैपिंग करोगे, T1 में आपको क्या करना है, T1 से एक SE T5 में देना है,
और T5 से एक RE देना है आपको T1 में, और T2 और T4 में भी सेम, T2 से एक SE देना है T4 में, और T4 से एक RE देना है T2 में। गॉट इट? तो यही वाला करना है चीज हमको, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो बनाते हैं अभी थर्ड मंथ। तो थर्ड मंथ ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो T1, T2, T3, T4, T5। चलो जगह होगा ना, और बाकी बाकी सारा बनाने का। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे SC, और ये हो गया यहाँ पे RE। तो सबसे पहले तो मुझे बस एक ही चेंज करना है। देखो T1 कितना है, T1 में 1 और 3 है, सेम रहेगा। T2 कितना है, 4 और 1, सेम रहेगा। नहीं T2 चेंज होगा, T2 चेंज होगा। T2 और T3 चेंज होगा। T4 दो सेम रहेगा, ये 1 और 3, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है। ओके, अब चेंज वाला मैं ब्लू से यहाँ पे लिख रहा हूँ। T2 इज द, अब इस बार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, T3, एंड T3 विल टेक 2 SE फ्रॉम द टीम प्रीवियसली, जस्ट प्रीवियस टू इट डूइंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो T3 उस टीम से 2 SE ले लेगा जिसने जस्ट इससे पहले, ठीक है, प्रीवियसली जिसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया। तो 4 SE है T2 के पास, वहां पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। बदले में एक रेगुलर एम्प्लॉय T3 से जाएगा, T3 से जाएगा T2 में, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है मुझे T3 के पास 5 एम्प्लॉय है, बाकी सबके पास 2 है। ठीक है, अब थर्ड मंथ मुझे लिखना है। ठीक है, थर्ड मंथ मुझे लिखना है सेकंड रूल से। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं होगा, फोर्थ मंथ नेक्स्ट में लिखेंगे हम लोग। तो T1, T2, T3, T4, T5। ओके, तो यहाँ पे आएगा SC, यहाँ पे आएगा RE। गॉट इट? अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, T3 लिख देता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी रूल में T3 के बारे में कुछ नहीं लिखा कि T3 किसी के साथ स्वैप करेगा। स्वैपिंग T1 और T5 के बीच में हो रहा है, और T2 और T4 के बीच में। अब क्या स्वैपिंग है याद है ना आप सबको, साइड में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बार समझा दिया अच्छे से। T1 में अगर कोई SE है और T5 में अगर कोई RE है, तो एक SE यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एक SE यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे T5 से एक RE चला जाएगा तो यहाँ पे 3 था, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, T2 में अगर कोई SE है और T4 में अगर कोई RE है, तो वही SE और RE का अदला बदली होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। गॉट इट? नाउ लेट्स राइट इट फॉर फोर्थ मंथ। ठीक है, फोर्थ मंथ का लिखते हैं। फोर्थ मंथ में कौन सा टीम चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करेगी? T4, तो T1, T2, T3, T4, T5। SE और RE, ये फर्स्ट रूल के लिए लिख रहे हैं। तो फर्स्ट रूल में मैं T1, T2 को तो सेम ही लिख देता हूं। ठीक है, 0, 4, और क्या है 1, 3, 5 को भी सेम लिख देता हूं, 2, 2, क्योंकि जो भी चेंजेस होगा वो T3 और T4 के बीच में होगा, क्योंकि इन द फोर्थ मंथ T4 इज डूइंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो वो T3 से, इससे पहले T4 से पहले जिसने भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया है, हमको पता है T3 ने किया, उससे 2 SE ले लेंगे। ठीक है, तो T3 के पास 4 SE था। ठीक है, दिख रहा है ना, T3 के पास 4 SE था, उससे 2 इधर चला जाएगा तो इधर 5 SE हो जाएगा, 5 SE हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 ही होगा, मुझे पता भी है, फिर भी देख सकते हो यहाँ पे एक RE है जो कि इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड मंथ का जो मुझे बनाना है, सेकेंड मंथ का फोर्थ, अच्छा वेट, सेकेंड मंथ का यहाँ पे, हाँ बनेगा, एक चीज नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को।
सेकेंड मंथ, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ये इक्वली है, हमको बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, हमको बनाने का ज़रूरत भी नहीं है ये चीज़। एक चीज़ देखो, हाँ, हमको इन दोनों में स्वैपिंग करना है। क्या स्वैपिंग का रूल था? अगर T1 के पास कोई SE है और अगर T5 के पास कोई, मैं मार्क कर देता हूँ, अगर T1 के पास कोई SE है और अगर T5 के पास कोई RE है तो T1 से एक SE आ जाएगा T5 में, T5 से एक RE चला जाएगा T1 में। T1 के पास कोई SE है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था कि इन दोनों में था नेक्स्ट T2 और T4। अगर T1 के पास कोई SE है और अगर T4 के पास कोई RE है तो एक SE T2 से T4 आ जाएगा, एक RE T4 से T2 में चला जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे T4 के पास RE है ही नहीं, तो ये सेम ही रहेगा, वो रूल हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। ओके, अब 5th मंथ में क्या होगा देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं हम लोग। ये सेकेंड रूल के बराबर है, ठीक है। ओके, 5th मंथ फर्स्ट रूल, ठीक है। 5th मंथ फर्स्ट रूल, तो यहाँ पे T1, T2, T3, T4 और T5। गॉट इट? ये हो गया। तो ये SE, ये RE, T1 से लेके T4 सेम लिख दो, नहीं T1 से लेके T3 सेम लिख दो। ओके, अब T5 के पास है, इस बार जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है वो T5 के पास है ना, T5 के पास है। यहाँ पे भी सर्कल कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं किया। T5 के पास है, तो T5 विल टेक 2 SEs फ्रॉम द प्रीवियस टीम जिसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया है। तो T4 से 2 SEs ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, और एक RE चला जाएगा T5 से T1 में, सॉरी T5 से T4 में जाएगा, है ना। स्वैपिंग हो रहा है ना, ये वो वाला रूल है, कहाँ गया, पहला वाला रूल है, ठीक है। A यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला, इसको कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। गॉट इट? सही है। ओके, नेक्स्ट 5th मंथ का जो अरेंजमेंट है, जो कंपोजिशन है, वो सेकेंड रूल के हिसाब से क्या होगा? T1, T2, T3, T4, T5। गॉट इट? ओके, तो ये बन गया हमारा टेबल। SE और RE, अब क्या है, सबसे पहले तो आप T3 को सेम लिख दो। T3 में तो कुछ चेंजेस नहीं आने वाला, चेंजेस आएगा T1 और T5 में। T1 में अगर कोई SC है, नहीं है, तो ये चेंज तो होने से रहा, ये वाला चेंज नहीं होगा। गॉट इट? ये वाला चेंज नहीं होगा। ओके, T2 और T, इन दोनों में चेंजेस होगा, इन दोनों में चेंजेस होगा। T2 और T4 में, T2 के पास अगर कोई SC है वो आ जाएगा T1 में, और T4 में, T4 के, सुनो हाँ, T2 के पास अगर कोई SC है वो आ जाएगा T4 में, T4 के पास अगर कोई RE है वो चला जाएगा T2 के पास। तो यहाँ पे देख लो, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज आवर अरेंजमेंट। ये वाला फाइनल है 5th मंथ का, ये वाला फाइनल है 4th मंथ का, ये वाला फाइनल है 3rd मंथ का, ये वाला फाइनल है 2nd मंथ का, ठीक है। 1st मंथ का तो ये है ही, कुछ इशू नहीं है। चलो ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया अपना। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स इन विच composition of team 2 and the number of times in which composition of team 4 remained unchanged in 2 successive months। दो पास वाले मंथ्स में T2 और T4 का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम रहा, आई मीन चेंज नहीं हुआ, रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से हमको मार्क करना है। तो देखते हैं
यहाँ पे मैं लेजर पॉइंटर से समझाता हूँ। T2 का देखो अरेंजमेंट कितना है 3-1, फाइनल वाले को देखना है, फाइनल सेकंड रूल के बाद। T2 का 3-1 है, यहाँ पे कितना है 4-1, तो चेंज हो गया ना। T4 का 1-3, यहाँ पे 2-2। ओके, अब T2 का कितना है, T2 का सेकंड मंथ में कितना है 4-1, और थर्ड मंथ में कितना है 1-3, चेंज हो गया। ठीक है, T4 का सेकंड मंथ में कितना है 2-2, थर्ड मंथ में 3-1, चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट T2 का फोर्थ मंथ में कितना है 1-3, और पहले कितना था, पहले भी 1-3, तो एक बार काउंट करोगे, एक बार अनचेंज्ड हुआ, हाँ एक बार अनचेंज्ड। ओके, T4 का थर्ड मंथ में कितना है 3-1, और फोर्थ मंथ में 5-0, चेंज हो गया। ओके, अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखना है T2 का फोर्थ मंथ में 1-3 है, फिफ्थ मंथ में 0-4 है, चलो चेंज हो गया। T4 का फोर्थ मंथ में 5-0 है, और यहाँ पे फिफ्थ मंथ में 4-0 है, तो T4 का तो कभी भी कांस्टेंट नहीं है 0 टाइम्स। T2 का एक बार कांस्टेंट है, कब कहाँ पे कांस्टेंट है, मंथ, सेकंड रूल वाला देखना है, हाँ फर्स्ट रूल वाला नहीं, सेकंड रूल वाला देखना है। T2 का फर्स्ट मंथ में जो कंपोजिशन है वो है 1-3, एक ऐसी 3 आ रही, और जो फोर्थ मंथ में भी कंपोजिशन है वो है एक ऐसी 3 आ रही। गॉट इट? तो एक बार T1 का, 0 बार T4 का, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये वाला ऑप्शन बी, 1 और 0। नंबर ऑफ SE in T1 and T5 for the projects in the third month are respectively। थर्ड मंथ में आपको SE निकालना है T1 T5 में। थर्ड मंथ मतलब ये फाइनल वाला, T1 और T5 में SE निकालना है, ठीक है, 0 और 2, ठीक है, थर्ड मंथ में T1 और T5 में SE निकालना है, 0 और 2, ऑप्शन ए। Which of the following cannot be the total credit points earned by any employee from the projects? ठीक है, from the projects। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में कुछ दिया हुआ था, चलो जहाँ पे बड़ा करके लिखा हुआ वहीं से पढ़ते हैं। Each standard project has a total of 100 credit points while each challenging project has 200 credit points. The credit points are divided are equally shared between the employees included in that team। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, मान लो कोई भी एक एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई भी एक एम्प्लॉई है, उसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स भी करने को मिलता है, उसको जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स है वो भी करने को मिलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉई को सारे के सारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करने को मिल गए, या किसी एम्प्लॉई को सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स करने को मिल गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। ओके, सबसे पहले निकालते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए 100 क्रेडिट पॉइंट मिलता है, जो कि 4 लोगों में बंटता है। एक टीम में 4 लोग ही है ना, स्टैंडर्ड में तो एक टीम में 4 लोग होते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को 25 पॉइंट मिलता है। ओके, और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में 200 पॉइंट होता है, और ये 5 लोगों में बंटता है, ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय को 40 पॉइंट मिलता है अगर वो चैलेंजिंग वाले टीम में है तो। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ अनचैलेंजिंग प्रोजेक्ट, अनचैलेंज्ड या स्टैंडर्ड, ठीक है, अनचैलेंज्ड नहीं, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और y ले लेते हैं नंबर जो कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, तो एक इंसान को जितना टोटल क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा, वो कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, वो कैसे एक्सप्रेस होगा, 25x प्लस 40y। अगर वो एक एम्प्लॉई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट वाले टीम में रहता है तो उसको 25 पॉइंट मिलता है, अगर वो एम्प्लॉई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाले टीम में रहता है तो उसको 40 पॉइंट मिलता है। तो वो कितनी बार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के टीम में रहा और कितनी बार स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के टीम में रहा, तो 25x प्लस 40y ऐसा ही होगा। ओके, अब एक चीज देखो, x कैन रेंज फ्रॉम 0 to 5 एंड ऑल्सो y कैन रेंज फ्रॉम 0 to 5, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 ही होगा। अब ये कैसे मैं बताता हूं आप लोगों को। मान लो कोई भी एम्प्लॉई ABCD, ए मान लो, ठीक है, ए एक ऐसी है, मान लो, हाँ ए एक ऐसी है, यहां पे मैं देखूंगा ए T1 में था, देखो सिचुएशंस तो 5 ही है ना, या तो वो T1 में रहेगा, या T2 में रहेगा, T3 में रहेगा, T4 में रहेगा, T5 में रहेगा, क्योंकि 5 ही महीने हैं।
है ना। 5 महीने में हर एक महीने में एक टीम में रहेगा, ठीक है, हर एक महीने में एक टीम में रहेगा। तो क्या पता वही वो एम्प्लॉय है जो सबसे अच्छा है, वही वो एम्प्लॉय वो सबसे अच्छा है जिसको हर एक टीम में स्वैप किया गया है, तो सारे के सारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं, तो नंबर तो x 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट CI नहीं है। या फिर वो इतना एवरेज एम्प्लॉय है, उसको सारे के सारे एवरेज प्रोजेक्ट्स में रखा गया है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में नहीं रखा गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है मिक्स करके रखा गया। तो यही चीज मैं आप लोगों को प्रूफ करके थोड़ा सा बता रहा हूं कि x 0 से 5 तक हो सकता है, y भी 0 से 5 तक हो सकता है। तो देखो मान लो ये जो 4 ऐसी है, इसमें से एक बंदा A है, ठीक है, एक बंदा A है। तो जब सेकंड मंथ के फाइनल में हर एक महीने का फाइनल वाला अरेंजमेंट देखूंगा, हाँ हर एक महीने का फाइनल अरेंजमेंट देखूंगा, तो यहां से देखो यहां पे 4 में से एक रह गया और एक रह गया ना। तो मान लो यहां से जो शिफ्ट हुआ, यहां से जो शिफ्ट हुआ T2 में, तो A पहले T1 में था, अब A आ गया T2 में शिफ्ट होके। क्योंकि कौन शिफ्ट हो रहा है मुझे पता नहीं ना, यहां पे तो इतना इनर डिटेल डीप डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, बस शिफ्टिंग हो रहा है एम्प्लॉइज का, ठीक है। अब जब T3 में गया तो A T3 में आ गया, फिर A T4 में आ गया T3 से। दो ऐसी, तो जो भी टीम चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करेगी उसको 2 ऐसी मिलेगा अपने प्रीवियस वाला टीम से, तो बार बार एक शिफ्ट हो रहा है, T5 में चला गया फिर, ठीक है। तो इस तरह से A को सारा का सारा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करने को मिल सकता है ना। ओके, अब ये भी हो सकता है कि मान लो यहां पे जो बच गया था, यहां पे जिस एम्प्लॉय को हमने रख दिया, यहां पे एक एम्प्लॉय बच गया ना, वो एम्प्लॉय है A, ठीक है। या फिर मान लो A यहां पे है, T2 में है, ठीक है, A T2 में है, गॉट इट, ठीक है, A T2 में है। उसके बाद क्या हुआ, तो फर्स्ट महीने में T2 में है A, तो उसको क्या हुआ, उसको तो मिला नहीं प्रोजेक्ट्स करने को, है ना, मतलब उसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट महीने में क्या हुआ, उसको T4 में चला, उसको वो T3 में, सॉरी T4 में चला गया क्योंकि स्वैप हो रहा है, ठीक है। फिर अगले महीने क्या हुआ, मान लो वो T4 में ही रहा, तो मैं फिर से समझा रहा हूं, समझो। एक एम्प्लॉई है, एक सिचुएशन बता रहा हूं, हाँ, कहां पे y 0 हो सकता है, यानी एक तो सिचुएशन मैंने बता दिया, सॉरी कहां पे x 0 हो सकता है, एक सिचुएशन मैंने बता दिया जहां पे x 0 हो सकता है, यानी सारे के सारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किए किसी इंसान ने, ठीक है। एक सिचुएशन ये भी जहां पे सारे के सारे एक इंसान ने ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है। तो ऐसा देख लो आप कि एक एम्प्लॉय A है, ठीक है, जो कि T2 में था फर्स्ट महीने में, तो उसको स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मिला। फिर अगले महीने वो T4 में चला गया, तो सेकेंड मंथ में T4 में भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हो रहा है। थर्ड महीने में वो T4 में ही था, ठीक है, थर्ड महीने में भी T4 में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हो रहा है। फोर्थ मंथ में वो फिर से T2 में चला गया, स्वैपिंग हो रहा है ना T4 और T2 का, T2 में चला गया। फोर्थ महीने में उसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करने को नहीं मिला, ठीक है। फिफ्थ महीने में वो फिर से T4 में आ गया और फिफ्थ महीने में T5 में हो रहा है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो एक इंसान को कोई भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं करने को मिला, ये भी हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट नहीं करने को मिला, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो x कैन बी 0, y कैन बी 5, y कैन बी 0, x कैन बी 5, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है x1 y2 x3 y4, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं 25x प्लस 40 इंटू 5 माइनस एक्स, तो ये होगा 200 माइनस 15x। दिस विल बी द सैलरी तो नहीं बोल सकते, क्रेडिट पॉइंट्स एक एम्प्लॉय को मिलेगा। इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू कुछ भी बिठाओगे उसको मिलेगा, x 0 भी हो सकता है, अगर y 5 है तो x 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब x का डिफरेंट वैल्यूज बिठाओ आप और चेक करो इनमें से कौन सा वैल्यू नहीं आ सकता, ठीक है। तो जैसे x अगर हम लोग 4 बिठाते हैं, ठीक है, तो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, 200 माइनस 60 140 आ सकता है। x अगर मैं
2 बिठाता हूँ, ठीक है, 1 बिठाता हूँ, x अगर मैं 2 बिठाता हूँ तो क्या होगा, 15 इंटू 2 30, 200 माइनस 30 170, 150 नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। x अगर 0 है तो 200 होगा, ठीक है, तो 150 किसी भी तरीके से नहीं बन रहा। 150 बनने के लिए फिर 50 माइनस होना पड़ेगा, इस जगह को 50 होना पड़ेगा, और ये जगह 50 कभी भी नहीं होगा क्योंकि 15 इंटू एक्स है ना, x में मैं ऐसा कुछ पुट ही नहीं कर सकता कि 15 का मल्टीपल कोई 50 हो जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक है, तो बी है हमारा आंसर। ठीक है, हो गया, वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। ओके, क्या है, इन एन 8x8 चेस बोर्ड अ क्वीन इज प्लेस्ड एनीवेयर कैन अटैक another piece if the piece is present in the same row or in the same column or in any position possible 4 directions, or in any diagonal position in any possible 4 direction provided there is no other piece in between the path। ठीक है, तो क्वीन अपने रो में, अपने कॉलम में, या इस डायगोनल में, इस डायगोनल में, इस डायगोनल में, इस डायगोनल में, चारों तरफ अटैक कर सकता है, बट बीच में कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक पीस है, यहाँ पे भी एक पीस है, तो क्वीन इसको अटैक करेगा, इसको अटैक नहीं कर सकती क्वीन, ठीक है। द कॉलम्स आर टू बी लेवल्ड A to H, left to right, and the rows are numbered 1 to 8, bottom to top. The position of the piece is given by combination of the column, and ये तो पता ही है, ठीक है, तो 8x8 एक बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, इसमें भी मजा आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7, पहला वाला बहुत छोटा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एनीवेज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइन्स, तो 8 बॉक्सेस। ओके, अभी नंबरिंग कैसे होगा, नंबरिंग A to H है, A B C D E F G H, और यहाँ पे क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मान लो यहाँ पे कोई है, एक चेस पीस है, ठीक है, यहाँ पे एक चेस पीस है, हाथी घोड़ा ये सब होता है ना चेस में, यहाँ पे कोई है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, इस पोजीशन का नेमिंग क्या होगा, F5। पहले आपको कॉलम का नाम पढ़ना है, ठीक है, पहले आपको कॉलम का नाम पढ़ना है, ये रहा कॉलम का नाम और ये रो का नाम, ठीक है, F5, तो इस तरह से नेमिंग होगा। तो यहाँ पे तो क्या है, कुछ नहीं है, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं। क्या बोला, इफ द क्वीन इज एट C5, तो बिठा देते हैं क्वीन को C5 पे, C5 यहाँ पे क्वीन, ठीक है, एंड अदर पीसेस एट पोजिशन C2 G1 G3 G5 A3, ठीक है, C2 और G135 है ना, G ये 5 3 और 1, और एक A3 था क्या, A3, ठीक है। अब क्या बोला, हाउ मेनी आर अंडर अटैक बाय द क्वीन, देयर आर नो अदर पीसेस ऑन द बोर्ड, ठीक है, हमको ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है कि और कोई पीसेस बोर्ड में नहीं है। अब इनमें से कितने पीसेस अटैक में है, ठीक है, क्वीन उनको अटैक कर सकता है, तो सेम रो में, तो ये तो सेम रो में, तो ये अटैक हो जाएगा, सेम कॉलम में अटैक हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन के डायगोनल में हो जाएगा, ये इधर नहीं है, देखो इस डायगोनल में अगर मैं देखो ऐसे मत चले जाना, ठीक है, ऐसे मत चले जाना, डायगोनल में एकदम मतलब पूरा ऐसे जाना है, पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के आपको जाना है, तो ये डायगोनल में अटैक हो जाएगा, तो एक बचा हुआ रहेगा, 4 अटैक कर सकता है क्वीन, या कर सकती है, सॉरी, ठीक है, तो क्वीन कैन अटैक 4 पीसेस, गॉट इट। ओके, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, इफ द, आप लोग वीडियो रिवर्स करके देख लेना, मैं यहाँ पे क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी चेस बोर्ड पे सॉल्व होगा तो मैं मिटा दूंगा ये सारा चीज़। इफ द अदर पीसेस आर एट पोजीशंस, अच्छा ठीक है, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं फिलहाल के लिए।
ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, इफ द अदर पीसेस आर ओनली एट पोजिशंस A1 A3 B4 D7 H7, A1 A3 B4, फिर क्या है D7 H7 H8, D7 H7 और H8, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन, then which of the following positions of the queen result in the maximum number of pieces being under attack। अब क्वीन को आपको ऐसे एक जगह में रखना है जहां पे इन 6 में से सबसे ज्यादा पीसेस अटैक में हो। देखो यहां पे आपको देखने से कॉमन सेंस आपको बताएगा कि ऐसा कोई क्वीन का जगह नहीं है कि 6 के 6 को अटैक कर लेगा, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि 3 को अटैक करे, 4 को अटैक करे, 5 को अटैक करे, ठीक है। तो ऐसा क्वीन का पोजीशन आपको ढूंढना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा अटैक हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना, एक एक करके देखेंगे। F8, अगर F8 में मैं क्वीन को रखता हूं, कहां गया F8, अगर मैं यहां पे क्वीन को रखता हूं, मैं अलग कलर से लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं क्वीन को यहां पे रखता हूं तो ये अंडर अटैक है ना, क्योंकि सेम रो में है, सेम रो में है। और कौन सा, अगर ऐसे जाएंगे तो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो ये अंडर अटैक है। आप मत बोलना ये अटैक है, क्योंकि ये बीच में ये आ गया ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर पीस इन बिटवीन द पाथ फ्रॉम द क्वीन टू दैट पीस, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ओके। और ये तो होने से रहा, ये डायगोनल में नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी डायगोनल में नहीं है, ओके। ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये वाला इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो कितना अंडर अटैक है, 2 ही अंडर अटैक दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ये रो के हिसाब से, एक ये, ठीक है, और ये नहीं दिख रहा है, इसको मतलब टेढ़ा करके मत ले लेना इधर, ठीक है, ये ऐसा जाता है लाइन, ये लाइन्स ऐसे जाते हैं, लाइन्स ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो F8 में अगर है तो 2 पीसेस अंडर अटैक है, तो अभी हम लोग मिटाते हैं इसको, ठीक है। अभी देखते हैं कि और कौन सा ऑप्शन है, A7, ठीक है, A7 में अगर है तो A7 में तो, अरे बाप रे, अच्छा नहीं, ये तो नहीं होगा ना, मुझे भी वही गलती होने वाला था मुझसे भी। चलो ये एक हो गया, ये तो नहीं होगा, और ये एक हो गया। यहाँ पे 2 ही है क्योंकि इसको अटैक नहीं कर सकता, इस वाले को अटैक नहीं कर सकता, बीच में क्या गया, इस वाले को भी अटैक नहीं कर सकता, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि डायगोनल नहीं गिर रहा है यहाँ पे, तो A7 में भी 2 है। चलो इसको मिटाते हैं, A7 को मिटाते हैं, देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है, और क्या ऑप्शन है, C1 और D3, C1, दिस इज इंटरेस्टिंग। C1 में क्या होगा, एक तो इसको अटैक करेगा, रो में है, एक तो इसको अटैक करेगा, डायगोनल में है, इन दोनों को तो नहीं कर सकता, एक इसको भी करेगा शायद, मेरे ख्याल से नहीं करेगा ना, अगर इधर से जाएगा तो कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए, नहीं हो रहा है, इसका ये कहाँ होता है, ये इधर होता है, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। चलो तो यहाँ पे भी 2 ही मिल रहा है हमको, तब तो फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर, तो मिटा देते हैं इसको। तो ये था C1 पे भी 2 है। D3 तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये डायगोनल नहीं होगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चलो D3 इज द विनर, D3 में 3 पीसेस अंडर अटैक है, लास्ट से चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर मिल जाता फिर। चलो हो गया ये, दो अगर सेम, मतलब चारों अगर सेम आ जाते तो नन ऑफ दिस हो जाता आंसर। इफ द पीसेस आर ओनली एट पोजीशन A1 A3 B4 D7, अच्छा ये तो पहले वाला ही है ना, A1 A3 B4 D7 H7 H8, then how many positions the queen cannot attack, अच्छा then from how many positions the queen cannot attack any of the pieces, ठीक है, एनी ऑफ द पीसेस। तो यहां यानी कि हमको ये पूछा गया है
कि ऐसा कितना पोजीशंस है, ये पीसेस तो यहीं पे, पीसेस यहीं पे रहेंगे, और ऐसा कितना पोजीशंस है जहां पे अगर मैं क्वीन को रखूं तो ये 6 में से 6 किसी को भी अटैक नहीं कर सकता क्वीन, या कर सकती। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, आपको इस रो में कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता। गॉट इट? इस रो में कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता, इस रो में नहीं हो सकता क्वीन। सबसे पहले रो और कॉलम को कैंसिल करो। इस कॉलम में कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता, इस कॉलम में कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता, इस कॉलम में कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता, इस कॉलम में भी कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल हो गए ना। 1 2, ये रही। इस रो में कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता, इस रो में भी कहीं पे भी क्वीन नहीं हो सकता। गॉट इट? तो मैंने सारा रो पहले कैंसिल किया, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, फिर कॉलम्स 1 2 3 4। अब बचे हुए ज्यादा जगह नहीं है, देखो अब डायगोनल भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो हर एक का डायगोनल्स देखते हैं। जैसे इससे मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है, इसका डायगोनल्स देखो कौन सा है। इधर से ये डायगोनल है, इधर से ये डायगोनल है। ठीक है, ये पूरा मतलब ये बॉक्सेस गए, जहां से भी ब्लू लाइन गुजर रहा है वो सारे बॉक्सेस कैंसिल है। ठीक है, इसका डायगोनल्स कौन सा है, इसका डायगोनल्स ये है, यहां पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डायगोनल्स कौन सा है, इसका डायगोनल ये है। देखो ये सब में और करने का जरूरत नहीं है, ये सब तो पहले ही कैंसिल हो गया ना। जो ये सारे बॉक्सेस हैं, ये सारे जो बॉक्सेस, ये सब तो पहले ही कैंसिल हो गया, हमने बस इसको कैंसिल किया अभी फिलहाल। ठीक है, अब आगे देखो, ये कैंसिल होगा, ये भी पहले कैंसिल हो गया, ये सब पहले कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और देखने का जरूरत नहीं है। इसमें देखो, इसका अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला बॉक्स कैंसिल होगा, ये सब तो आगे कैंसिल हो गया। ओके, इसका अगर इस साइड में देखेंगे तो ये सारे कैंसिल होंगे, ये सब पहले ही कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसका देखेंगे तो इसका डायगोनल इधर पहले ही कैंसिल हो चुका है, और इसका इधर वाला डायगोनल ये सब पहले कैंसिल हो चुका है, और इधर इसका यहाँ पे ये सब। तो क्वीन को कहाँ रख सकते हैं, कौन सा 1 2 बॉक्सेस है जो पूरा खाली दिख रहा है आपको। अब देखो ऐसा कौन सा बॉक्सेस है जो पूरा ब्लू लाइन है नहीं, जिसमें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 6 वाले रो में भी नहीं है, यहाँ पे ये वाला एक मिला मुझे। ठीक है, मैं उसको ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे क्वीन आ सकता है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे क्वीन आ सकता है, यहाँ पे क्वीन आ सकता है, यहाँ पे क्वीन आ सकता है। ठीक है, तो 4 जगह मिल रहा है ना। इन 4 जगह से क्वीन कहीं पे भी अटैक नहीं कर सकता है ना, इन 4 जगह पे क्वीन कहीं पे भी अटैक नहीं कर सकता। देख लो, आप लोग बना लेना इस तरीके से। ठीक है, बना लेना, बहुत ही कचरा हो चुका है फिलहाल, ये मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। चलो साफ हो गया जल्दी। ओके, उसके बाद क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन, सपोज द क्वीन इज द ओनली पीस ऑन द बोर्ड, suppose the queen is the only piece on the board and it is at d5, in how many position can another piece be placed on the board such that it is safe from attack, it is safe from attack। ठीक है, d5 में है क्वीन, तो पहले तो इसको फिक्स करते हैं, इन सबको मिटाते हैं हम लोग। क्वीन कहाँ है, क्वीन d5 में है। ठीक है, तो क्वीन को d5 में रखो। ओके, अभी आपको बताना है कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पे क्वीन अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, क्वीन से अटैक से आप बच सकते हो, ऐसा पोजीशंस ढूंढना है। तो सबसे पहले माइनस हम लोग निकालते हैं कि कहां पे अटैक कर सकता है। इसमें पूरा क्वीन अटैक करेगा, इसमें पूरा क्वीन अटैक करेगा। ठीक है, फिर इसमें पूरा क्वीन अटैक करेगा, फिर इसमें पूरा अटैक करेगा, इसमें पूरा, अरे यार, इसमें अटैक करेगा, इसमें। ठीक है, तो कितने में अटैक कर रहा है थोड़ा सा जल्दी जल्दी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, काउंट भी नहीं करने से होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा चलो काउंट ही कर लेते हैं ना फटाफट, कितना ही टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11, इसको नहीं काउंट करना है, पहले काउंट कर लिया, 11 काउंट किया था ना, 12 13 14 15, तो इधर तो 15 हो गया। ओके, डायगोनली देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 28 में क्वीन अटैक कर सकता है। टोटल कितने स्क्वायर्स है? 64, क्योंकि 8 क्रॉस 8 है तो 64 है, उससे 28 माइनस कर दो, कितना आएगा? 36 में आप कोई भी 36 पोजीशंस ऐसे हैं जहां पे आप कोई भी पीस रखोगे तो क्वीन अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। ऑप्शन सी। गॉट इट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला पजल। तो चलते हैं हमारे अगले लास्ट बेहतरीन एरोप्लेन वाले पजल पे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें क्योंकि लास्ट है, तो एक तहलका मचाएंगे और एंड करेंगे सेशन को। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अजीत ब्योमकेश गार्गी, ओके वी कैन से लाइक ABGJK MPT are going to Delhi from Kolkata by a flight operated by Cheap Air. In the flight, sitting is arranged in 30 rows numbered 1 to 30, each consisting of 6 seats, letters marked by letters A to F, left to right respectively. Seats A to C are to the ओके तो जैसे आपने फ्लाइट में आपने एंटर किया, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 4 करते ऐसा पूरा 30 रोज है, हर एक में 1 2 3, ये बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 सीट्स है। ओके, लेफ्ट टू राइट कैसा है? ABCDEF। तो ये F और जो A है ऑब्वियसली ये विंडो सीट होगा जैसा होता है फ्लाइट में, ठीक है। देखते हैं आगे। ओके, सीट्स A to C आर टू द लेफ्ट ऑफ द आयल। आयल मतलब ये जो बीच वाला, ये जो खाली जगह होता है ना, जैसे इस कॉर्नर को विंडो बोलते हैं, इस कॉर्नर को आयल सीट बोलते हैं, ठीक है। आयल मतलब द पैसेज रनिंग फ्रॉम द फ्रंट टू द ऑफ द एयरक्राफ्ट टू द बैक, इसको आयल बोलते हैं। तो C और D आयल सीट है, ओके। एंड सीट्स D to F आर टू द राइट ऑफ द आयल, है ना, ये तो A से लेके C तक लेफ्ट है, ये राइट है। सीट्स A and F आर by the window and referred to as window seats. C and D are by the aisle, मैंने पहले ही बोला था C और D aisle में and are referred to as the aisle seat, while B and E are referred to as middle seats. Seat marks by consecutive letters are called consecutive seats or seats next to each other, ठीक है। consecutive seats मतलब अगर consecutive letters से मार्क किया हो तो consecutive seats है, या फिर क्या है, नेक्स्ट टू ईच अदर बोला जा सकता है। अ सीट नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो नंबर फॉलोड बाय द लेटर इंडिकेटिंग द पोजीशन इन द रो। तो रो नंबर जैसे मान लो थर्ड रो में सी वाले सीट में बैठे हुए तो 3C, ऐसे ही रहता है फ्लाइट का सीट नंबर। एग्जाम्पल 1A इज द लेफ्ट विंडो, ऑब्वियसली 1A इज द लेफ्ट विंडो इन द फर्स्ट रो, while 12V इज द राइट मिडिल, राइट साइड का मिडिल इन द 12th रो। ओके, ये तो हो गया। चीप एयर चार्जेस ₹1000 एक्स्ट्रा फॉर एनी सीट इन रो 1 12 एंड 13, ठीक है। आप रो 1 12 और 13 में कोई भी सीट ले लो तो ₹1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग टिकट का दाम नहीं बता रहे हैं, माइंड इट, हाँ, टिकट का दाम नहीं बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस बस बोल रहे हैं। एंड दोज हैव एक्स्ट्रा लेग रूम, ठीक है। फॉर रोज 2 to 10 इट चार्जेस 300 फॉर विंडो एंड 500 फॉर आयल, ठीक है। एंड फॉर rows 11 and 14 to 20 it charges 200 extra for window and 400 for aisle, ठीक है। सो 2 to 10 में 300 विंडो के लिए, 500 हो गया आयल के लिए, और 11 एंड 14 to 20 के लिए 200 विंडो के लिए और 400 आयल सीट के लिए। ऑल अदर सीट्स आर अवेलेबल एट नो एक्स्ट्रा चार्जेस। ओके, देयर आर 8 फ्रेंड्स वर सीटेड इन 6 डिफरेंट रोज। अभी देखो 8 फ्रेंड्स अगर 6 डिफरेंट रोज में बैठा हुआ है तो पहले तो आप 6 लोगों को 6 रोज में बैठा दो, उसके बाद बचेंगे 2। अब ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग किसी एक के साथ चले जाएंगे तो पेयरिंग बना लेगा, ठीक है। आप ऐसा समझो कि 6 लोग हैं ना, तो 6 रोज है और मुझे 8 लोगों को बिठाना है, तो 6 रोज में तो पहले 6 लोग बैठ गए, कहीं पे भी बैठना उसको, विंडो मिडिल लेफ्ट राइट कहीं पे भी बैठना। अब जो बचे 2 लोग हैं वो लोग किसी एक इंसान के साथ जुड़ जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर में 3 हो गया, बाकी एक में 5 और 5 और 3 8।
या फिर वो जो बच गए दो लोग, वो किसी दोनों अलग अलग किसी एक रो में बैठ जाएंगे, तो दो पेयरिंग बन जाएगा, तो दो दो लोग एक साथ है, चार लोग हैं, और फिर क्या है, चार लोग हैं और चार लोग इंडिविजुअल बैठे हैं, तो ये चीज एक हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं बाकी के कंडीशंस को देखते हैं। दे ऑक्यूपाई 3 विंडो सीट्स, 4 aisle सीट्स, 1 मिडिल सीट। Okay, 7 of them had to pay extra amounts totaling to 4600 for their choice of seat. One of them did not pay any additional amount for one of them did not pay any additional amount. Okay, तो 8 में से 7 लोग एक्स्ट्रा सीट के लिए पैसा देते हैं, एक इंसान ऐसा है जो एक्स्ट्रा सीट के लिए पैसा नहीं देता। चलो यहाँ तक तो दिस इज इंटरेस्टिंग, ये हमको हेल्प करेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। J, A, B were sitting in the seats marked by same letter. मार्क बाई सेम लेटर, यानी तीनों विंडो में होंगे या तीनों आयल में होंगे। देखो तीनों मिडिल में नहीं हो सकते क्योंकि मिडिल सीट तो एक ही है। ओके, तो तीनों विंडो में होंगे या तीनों आयल में होंगे, तभी तो सेम लेटर होगा ना। ओके, इन कंजिक्यूटिव रोज नंबर है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी बोला है। जैन सबसे छोटा है, मतलब जैन सबसे छोटे वाले रो नंबर में बैठा है, फिर ए फिर बी, कंजिक्यूटिव नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट ऑल ऑफ देम पे डिफरेंट अमाउंट फॉर देयर चॉइस ऑफ सीट। वन ऑफ दीज अमाउंट में भी जीरो। अब यहां पे एक बात आता है कि जे, ए और बी को आप कौन से कंजिक्यूटिव रोज में बैठाओगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 4 5, 7 8 9, 10 11 12, 13 14 15, कौन सा? और तीनों का चॉइस ऑफ, ऑल ऑफ देम हैड पेड, बट ऑल ऑफ देम पेड डिफरेंट अमाउंट्स फॉर देयर चॉइसेस ऑफ सीट। ठीक है, अलग अलग पैसा दिया, यानी एक इंसान इस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, एक इंसान इस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, एक इंसान इस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, बट आपको नंबर्स कंसेक्यूटिव रखने हैं, तो कैसे रखोगे बताओ? 1 2 3 अगर लोगे तो एक तो यहां पे हो गया, ठीक है, एक तो यहां पे हो गया 1 में, 2 3 का तो सेम हो जाएगा, किराया यानी भाड़ा सेम हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, और कैसे ले सकते हो, और कैसे ले सकते हो? 11 12 13 अगर लोगे, 11 तो यहां पे हो गया, 12 और 13 का किराया सेम हो जाएगा, तो क्या लेना है? आ रहा है कुछ दिमाग में? ये ले सकते हैं ना। 10 देखो इस ग्रुप में है, तो इसको एक्स्ट्रा सीट के लिए 300 रुपए देना पड़ेगा। 11 इस ग्रुप में है, तो इस 300 या 500 डिपेंड करता है विंडो या आयल है। 11 इस ग्रुप में है, थर्ड वाले ग्रुप में, तो उसको 200 या 400 रुपए देना पड़ेगा एक्स्ट्रा सीट के लिए। और 12 इस ग्रुप में, सबसे हाईएस्ट वाले ग्रुप में, एक्स्ट्रा लेग रूम, उसको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। तो ऐसा ही होगा, जैन 10 में बैठेगा, अजीत 11th रो में, और जो बोमकेश है वो 12th रो में बैठेगा। गॉट इट? अभी बात है कि वो लोग किस में बैठेंगे, लाइक विंडो या आयल। तो यहां पे आगे पढ़ते हैं हम लोग। जी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू किकिरा, ठीक है, गार्गी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू किकिरा, यानी जी और के पास साथ साथ है, जी है, जी के या के जी जैसे भी है। मानिक वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू जयंत, ठीक है, और जे और एम साथ साथ है। ओके, यहां पे क्या है, P and T were sitting in seat marks by the same letter, ठीक है, सेम लेटर से मार्क किया, यानी दोनों विंडो है या दोनों आयल है। इन कंसेक्यूटिव रोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगेन कंसेक्यूटिव रोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी P से ग्रेटर है T। ओके, बट दे पेड डिफरेंट अमाउंट, अगेन वन ऑफ दीज अमाउंट्स में बी जीरो। ठीक है, चलो इस चीज को हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ये तो 10 11 और 12 हो गया, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि G और K साथ साथ होंगे और P से T बड़ा है, ठीक है, और दोनों ही मतलब या तो एक साथ विंडो या तो आयल, ठीक है। अभी एक चीज देखो, हाँ अभी एक चीज देखो आप, जे के साथ कौन है, जे के साथ कौन है, मानिक, जे के साथ मानिक है। अभी अगर ऐसा होता है, ठीक है, मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेता हूं, ठीक है, पॉसिबिलिटी 1 कि अगर J, A और B सब आयल सीट में है, ठीक है, सब आयल सीट में है, और उनके साथ, ठीक है,
उनके साथ ये जो कौन है यहाँ पे मानिक, ठीक है, उनके साथ जो मानिक है, मानिक भी आयल सीट में है, ठीक है। एक्चुअली मानिक को आयल में होना ही पड़ेगा, ठीक है, मानिक को आयल में होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो जे के साथ मानिक है ना, मानिक अगर आयल सीट में, अभी देखो हाँ सीट्स कैसा होता है, 1 2 3, यहाँ पे तो पैसेज है, यहाँ पे तो ये लंबा सा पैसेज है 1 2 3, तो ये ए बी सी, ये डी ई एफ। तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं, देखो सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब क्या, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों भी तो सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर हो सकता है ना, फिर या फिर ये दोनों होगा, ये दोनों होगा। चलो ये तो बात एक ही हो गया, डी इज इक्विवेलेंट टू बी सी, एक ही बात है, एक आयल एक मिडिल, और ई एफ इज इक्विवेलेंट टू ए बी, एक मिडिल एक विंडो, इसको रहने दो, ऐसा हो सकता है। एक विंडो और मिडिल नेक्स्ट टू ईच अदर बोलते हैं हम लोग इसको, मिडिल और आयल नेक्स्ट टू ईच अदर बोलते हैं, या दो आयल हो गया उसको भी हम लोग नेक्स्ट टू ईच अदर बोलेंगे। गॉट इट, ये बात समझ में आ गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब जे ए बी अगर आयल है तो मानिक को आयल होना ही पड़ेगा, मानिक हैज टू बी इन द आयल सेट, मानिक हैज टू बी इन द आयल सेट। अब कैसे, देखो मानिक विंडो में क्यों नहीं हो सकता, मान लो मानिक को मैंने एक विंडो सीट दे दिया, ये आयल वाला सीट है ना, ठीक है, ये आयल वाला सीट है, तो आयल के साथ मानिक, अच्छा मानिक तो वैसे भी विंडो में नहीं होगा ना, यहाँ पे मानिक तो वैसे भी विंडो में नहीं होगा, क्योंकि जे अगर आयल में है तो मानिक मिडिल में होना पड़ेगा। हाँ, मानिक को मैंने मिडिल सीट दे दी, अब मानिक मिडिल सीट में क्यों नहीं हो सकता, देखो ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है जे ए बी आयल में, और एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा जे ए बी विंडो में, ठीक है। तो जे ए बी अगर आयल में है तो अब आयल सीट 4 कवर होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो, आयल सीट 4 कवर होने चाहिए, तो 3 आयल सीट कवर हो गए, ठीक है। अब मानिक विंडो में तो होगा नहीं, मानिक अगर विंडो में हुआ तब तो जे से दूर हो जाएगा ना, सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर बोला है, ठीक है, मानिक वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू जयंत, ठीक है, तो मानिक मिडिल में होगा या फिर और एक दूसरा आयल में होगा। अब मानिक मिडिल में हो नहीं सकता, कैसे बताऊं, मानिक अगर मिडिल में होगा, ठीक है, मानिक अगर मिडिल में होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, देखो सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर बोला है ना, दोनों को आयल होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, आयल तो 3 हो चुका है, ठीक है, एक आयल और एक मिडिल होना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, आयल तो हो चुका है 3, है ना, एक विंडो और एक मिडिल होना पड़ेगा, ये भी नेक्स्ट टू ईच अदर बोल सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मिडिल तो ऑलरेडी मैंने एम को दे दिया। तो अगर मैं मानिक को मिडिल देता हूं, ठीक है, तो जी और के लिए कोई भी जगह नहीं बचता, क्योंकि जी और के को पास पास बैठना है, तो या पास पास हो सकता है आयल आयल, ठीक है, तो पास पास हो सकता है आयल आयल, आयल मिडिल, ठीक है, और विंडो मिडिल, तो कोई भी होने, आयल आयल क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि आयल तो 3 ही है, आयल मिडिल क्यों कैंसिल हुआ, अगेन दिस रीजन, आयल तो 3 ही है, और विंडो मिडिल क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि मिडिल तो सीट एक ही कवर हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए हम मानिक को मिडिल नहीं दे सकते। अगर आप जे ए बी को आयल दे रहे हो तो आपको मानिक को आयल देना पड़ेगा, तो चारों के चारों आयल सीट यहाँ पे कवर अप हो गए ना, ओके। अब जी और के कैसे बैठेंगे, जी और के बैठेंगे विंडो और मिडिल में, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक सोच विंडो और मिडिल में, ओके। और इन दोनों को क्या चाहिए, विंडो कितना था हमारे पास, विंडो कितना था, विंडो 3 था ना, हाँ विंडो 3 था, तो ये दोनों तो विंडो में, ये दोनों विंडो, हाँ ये दोनों या तो विंडो दोनों एक साथ या फिर आयल दोनों एक साथ, तो विंडो में होगा इस केस में, इस केस में दोनों विंडो में होगा, विंडो एक हो चुका है, मिडिल एक हो चुका है, ठीक है। आयल आप ले नहीं सकते, आयल नहीं ले सकते तो यहाँ पे विंडो एक लेना ही पड़ेगा आपको, तो विंडो एक ले लिया तो एक मिडिल लेना पड़ेगा, तो जी और के में से दोनों में से कोई भी एक किसी भी रो में, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर रो में यहाँ पे है, गॉट इट। और
P और T दोनों विंडो है क्योंकि विंडो 3 सीट है। ओके, ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि J, A और B अगर विंडो सीट होते हैं। अब J, A और B अगर विंडो सीट होते हैं और M को अगर इसके साथ बैठना है तो M को तो मिडिल ही होना पड़ेगा, M को मिडिल होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे G और K क्या होगा और P और T क्या होगा? G और K अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो अब आयल सीट 4 बच गया तो ये दोनों आयल में होंगे और ये दोनों भी आयल में होंगे, आयल सीट तो 4 बच ही चुका है, ठीक है, यही होगा और तो कुछ नहीं दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो 3 विंडो सीट हो गया, 1 मिडिल सीट हो गया, 2 आयल 2 आयल, ठीक है। अभी हम लोग रो नंबरिंग करते हैं। ये 10th रो में है, ये तो इसके साथ ही है तो 10th रो में है, ये 11th में है, ये 12th में है, गॉट इट। अभी ये वाला चीज मुझे हेल्प करेगा, ठीक है, अभी ये वाला चीज मुझे हेल्प करेगा कि कहाँ गया, 7 of them had to pay extra amount totaling to 4600 for their choice of seat. One of them did not pay any additional amount for his or her choice of seat, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, आप एक चीज देखो यहाँ पे कि 7 लोग 4600 दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, अगर मैं एवरेज निकालूं, सो दिस इज ग्रेटर देन 600, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन 600, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर सारे के सारे 600 देते हैं, ठीक है, सारे के सारे अगर 600 भी एक्स्ट्रा देते हैं, वैसे 600 वाला कोई सीट है नहीं, देखो 1000 एक्स्ट्रा है, ठीक है, फिर क्या है 300 और 500 एक्स्ट्रा है, फिर 200 और 400 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर सातों के साथ तो 600 देते हैं तब भी मैं 4200 तक पहुंचूंगा, ठीक है, तब भी मैं 4200 तक पहुंचूंगा, 4600 तक नहीं पहुंचूंगा। यानी किसी एक इंसान को 1000 देना पड़ेगा, किसी एक इंसान को 1000 देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो सारे के सारे सातों के सातों लोग अगर 600 करके देते हैं, 600 तो है भी नहीं वैसे, ठीक है, 600 तो है भी नहीं, 1000 को छोड़ के हाईएस्ट कितना है 500 है। अगर सातों के सातों लोग 500 रुपए देते हैं तो 3500 तक पहुंचते हैं, 4600 तक नहीं पहुंच पा रहे हम लोग एक्स्ट्रा। तो यानी एक इंसान को 1000 होना पड़ेगा, तो चलो एक इंसान को 1000 करते हैं, एक इंसान 1000 हो गया, ठीक है, बचे 6 लोग, तो एक इंसान 1000 हो गया, बचे 6 लोग, मतलब 6 लोगों के लिए 3600 बचा हुआ है। अभी 4600 टोटल खर्चा आ रहा है एक्स्ट्रा सीट्स के लिए, उसमें से 1000 मैंने काउंट कर लिया, ये एक सीट तो 1000 होगा ही, यानी एक सीट उस रो में होगा जिसमें वो जिसमें ये वाला रो कहाँ गया, 10 इसमें किस में था, 1, 12 और 13 में, 1, 12 और 13 में होगा, गॉट इट, ओके। तो अभी अगर मैं करता हूं डिवाइड 6 से, अभी अगर एवरेज निकालता हूं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 600। 600 का तो कोई सीट ही नहीं है, सीट तो 500 का है। तो 6 के 6 लोग अगर 600 रुपए भी एक्स्ट्रा देते हैं, जो कि वो लोग दे नहीं सकते, द मैक्सिमम वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 1000 दे कैन गिव इज 500। तो 6 के 6 लोग अगर 500 देते हैं, ठीक है, 6 के 6 लोग अगर 500 देते हैं, देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 3600 तक नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। यानी इसका मतलब 2 लोग हैं जिसके पास 1000 रुपीज है, मतलब जो लोग 1000 रुपीज दे रहे हैं अपने सीट बुक करने के लिए, 2 लोग हैं ऐसा, ब्लैक से मार्क करता हूं मैं, 2 लोग हैं ऐसा। अगर 2 लोग हैं तो अब कितना पैसा बच रहा है, 2600 बच रहा है डिवाइडेड बाई 5, दिस इज अगेन ग्रेटर देन 500। यानी अगर अगेन मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने लोगों ने 1000 रुपीज एक्स्ट्रा दिया अपने सीट को बुक करने के लिए, मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कितने लोगों ने 1000 रुपीज एक्स्ट्रा दिया अपने सीट को बुक करने के लिए, क्योंकि एक आध तो हमको पता होगा, सब तो हमको पता नहीं है, गॉट इट। तो अभी देखो 5 लोग बचे हैं और 1000 रुपए मैंने हटा दिया, तो 2600 रुपए अभी 5 लोगों के लिए, मतलब 2600 रुपए 5 लोगों ने जो एक्स्ट्रा सीट लिया उसके लिए आ रहा है।
अब 2600 कैसे आ सकता है? अगर मैं 1000 को छोड़ दूं, हाईएस्ट वैल्यू इज 500। अगर 5 लोग 500 करके देते हैं, 5 लोग अगर 500 करके देते हैं तो 2500 होता है, यानी और 1000 वाला इंसान यहां पे होगा, और 1000 वाला इंसान यहां पे होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? 1600 बचेगा। ठीक है, 1600 बचेगा। अब 1600 यहां पे किस तरीके से डिवाइड होगा? कितने लोगों में? 4 लोगों में डिवाइड होना है 1600। अब किसने किस तरीके से सीट लिया है वो देखते हैं, इसमें निकाल के देखते हैं एक बार। ठीक है, पॉसिबिलिटी 1 में भी देखेंगे, पॉसिबिलिटी 2 में भी देखेंगे। ओके ओके, तो पॉसिबिलिटी 1 में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी 1 में अगर हम लोग देखते हैं, यहां से तो हमको कुछ वैल्यूज मिलेगा, जैसे बी। ठीक है, बी है रो 12 में, तो बी तो 1000 वाला इंसान हो गया। ए जे एम, ये सब लोग कितना कितना दे रहे हैं? आयल सीट है ना, आयल सीट है, एम जे ए इन सब का आयल सीट है। और रो 11 और रो 10, अच्छा क्या था, रो 2 से लेके 10 तक 500 एक्स्ट्रा फॉर आयल, 2 से लेके 10 तक 500 एक्स्ट्रा फॉर आयल। तो एम दे रहा है 500, ठीक है, जे दे रहा है 500, गॉट इट। और ए कितना दे रहा है? ए तो 11 में है और ए के पास आयल सीट है, तो ए दे रहा है 400। ठीक है, तो हमको 3000 चाहिए था, 1000 तो यूज हो गया। ठीक है, 1000 यूज हो गया, और इस 1600 में से क्या क्या यूज हो गया? 500, 500, 400 यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, और एक 200 बचा है। कैसे पता चला? 1600 ये इसी तरीके से डिवाइड होगा, 1600 इसी तरीके से डिवाइड होगा। कैसे पता चला? यहां से देखो, ए 400 है, जे 500 है, एम 500 है, और बी 1000 है, उसको मैंने काट दिया। अब 2 लोग आने बाकी हैं, 4 लोग है ना, तो 4 तो हमने ले लिया, 1000, 400, 500। अब और 3 लोग आने बाकी है, उसमें से 2 1000 वाले सीट पे बैठेंगे और एक 200 वाले सीट में बैठेगा, है ना? ऐसा ही है क्या? ऐसा है कि कुछ और है? 1 2 3 4 5 6 7, और एक तो फ्री का सीट में बैठता है। चलो, एक तो फ्री का सीट में बैठता है, तो यहां पे 1000 वाला सीट चाहिए, 1000 वाला सीट चाहिए। इसका मतलब, इसका मतलब रो 1 और 13 बचा हुआ है। ठीक है, रो 1 और 13 बचा हुआ है, उसमें से किसी एक में चला जाएगा जी और के, क्योंकि ये दोनों पास पास बैठे हैं। ठीक है, उसमें से किसी एक में चला जाएगा जी और के, वो लोग पास पास बैठे हैं, है ना? क्योंकि अगर मैं पी और टी को रो, और पी और टी को, पी और टी दोनों विंडो में या दोनों आयल में मैं डालता हूं, तो यहाँ पे लिखा है बट दे पे डिफरेंट अमाउंट्स फॉर देयर चॉइस ऑफ सीट, तो यहाँ पे दोनों 1000 नहीं हो सकता, तो 1000 यही होगा कि इसने भी 1000 दिया है और इसने भी 1000 दिया है। बचा हुआ एक 200 है, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, बचा हुआ एक 200 है, ये 200 इन दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा, यानी रो विंडो कंजिक्यूटिव नंबर में बैठे हुए ना, कंजिक्यूटिव नंबर में बैठे हुए, तो ये 20 वाले रो में बैठा है, ये 21 में बैठा है। 21 इज फ्री, 21 में पैसा नहीं लगता। 20 वाले में अगर विंडो में बैठेगा तो 200 रुपये लगेगा, हो गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी। अब ये वाला पॉसिबिलिटी, अब इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं? इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखो, ये क्या क्या है, क्या क्या है? नंबरिंग 12, 11, 10 और 10। ठीक है, तो बी को कितना देना पड़ा? बी को तो 1000 देना पड़ा। ओके, इसको 400 नहीं, 400 नहीं, इसको देना पड़ेगा, ये विंडो सीट है ना, 11th रो में विंडो सीट है, तो 11th रो में विंडो सीट के लिए देना पड़ेगा 200, 200 देना पड़ेगा। ये भी विंडो है, 10th में है, 10th में विंडो के लिए 300 देना पड़ेगा।
इसको देना पड़ेगा 300। यहाँ पे भी आप ऐसा मान लो कि 1600 बचा हुआ है, ठीक है, एंड वी हैव 4 1000 टू कवर, नहीं 3 1000 टू कवर ना, 3 1000 टू कवर। इसमें से एक एक काटते रहेंगे और ये 1600 3-4 पार्ट में बटेगा। अब मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ कितने, हाँ 4 पार्ट में ही बटेगा वैसे, क्योंकि 7 लोग है ना, 7 लोग अपना दे रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, इसको 0 रुपीज देना पड़ रहा है एम को, तो ये सब मिला के कितना है, देखो ये सब मिला के कितना है, या 1000 तो चला गया, ठीक है 1000 चला गया, तो कितना खर्चा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पे 1500 खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 300 और 200 है ये यहाँ से जाएगा, 300 और 200, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये पूरा मिला के 500, 1100 बचेगा, ये दोनों मिला के कितना बचेगा 1100। 1100 को आप किसी तरीके से डिवाइड ही नहीं कर सकते, ऐसा दो नंबर बताओ जिससे 1100 बनेगा, किससे बनेगा, 500 800, 500 900, ठीक है, किससे बनेगा, 2 सीट जिससे 1100 बन सकता है, बट 1000 नहीं ले सकते ऑब्वियसली, तो 1000 भी लोगे तो भी नहीं बनेगा ना, 1000 के साथ 100 थोड़ी है 100 का सीट, 500 और 400 900 होता है, सबसे हाईएस्ट वाला ले लिया, इससे कम में तो बनेगा ही नहीं। तो कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करोगे तो आप 1100 बना ही नहीं सकते, इसलिए ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो है आपके सामने यही वाला बना है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही है इसका मेन कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटी 1। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, देखते हैं। इन विच रो मानिक वॉज सिटिंग, मानिक कौन से रो में है, 10th रो में है। हाउ मच एक्स्ट्रा डिड जयंत पे फॉर हिज चॉइस ऑफ सीट, जयंत पे फॉर हिज चॉइस ऑफ सीट 500 है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर हिज चॉइस ऑफ सीट, तापेश है, या तापेश है ना, तापेश 21 में, कैसे पता चला, क्योंकि ये 20 और 21 में है, ठीक है, कि और एक 200 मुझे चाहिए भी था, तो P और T में से किसको 200 दूंगा। अगर मैं T को 200 रुपीज बोलता हूँ कि T को 200 देना पड़ा, तो यानी T को और एक को छोड़ना भी है, तो P को मैं छोड़ के T का पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो सीट का नंबरिंग कैसा है, 14 से 20 तक है, पैसा चाहिए 200 रुपीज चाहिए, तो 14 से 20 एक विंडो सीट चाहिए होगा, ठीक है। तो वो अगर मैं 20 अगर T को देता हूं तो P को 19 देना पड़ेगा, और 19 वाले का चार्ज है, तो P को मैंने 20 दिया और इसमें 200 रुपये चाहिए होगा एक्स्ट्रा, और T का 21, तो वो फ्री है। गॉट इट। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, ये वाला चीज़। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट आप लोग को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, एंड बेल आइकन को दबा देना, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और इस तरह के वीडियोस में लाता रहूँगा, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर इन यूट्यूब की बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए इस तरह का पजल्स सॉल्व करके बताया जा रहा है, क्योंकि चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाल ही में लास्ट एक आध साल में मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिया है, ठीक है, इवन क्रैक किया है, तो वहाँ पे जो मैंने देखा कि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ प्रिटी मच ऑब्वियस कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस फिलहाल अभी पूछे नहीं गए, ठीक है, बट वो बोलते हैं ना कि अगर हमको एक 800 मीटर का रेस जीतना है तो मुझे तैयारी 1000 मीटर का करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर सम सेफ्टी रीजंस मुझे थोड़ा अहेड रहना पड़ेगा अपने कंपटीटर से। तो दिस इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग अप दिस फॉर बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी सॉल्व करवाया है, ठीक है, मैंने भी किया है, ठीक है, फॉर GRE, कैट एंड ऑल दिस, जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एकदम टॉप एप्टीट्यूड एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बैंकिंग एक्सपीरियंस को भी ये सब चीज़ देखना चाहिए। ओके, सो ख़त्म करते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर तापेश था। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंटली, ठीक है। तो एंड पेशेंस रहेगा तो ही आप एकदम अच्छा वाला एग्जाम फोड़ के आ सकते हो, अदरवाइज नॉट, ये चीज़ याद रखना। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड घर से मत निकलो, स्टे सेफ, बहुत ही अर्जेंट हो तो ही निकलना, एंड अच्छे से पढ़ाई करो एंड अचीव योर ड्रीम्स। थैंक यू।